आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजा हल होने की जानिब गामजन है? इस मसले के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सालसी पैनल बनाया था उसने आज अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। जस्टिस कलीफुल्ला की क़यादत में पैनल ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश की है। अदालत ने पैनल पर भरोसा जताया है और कहा है कि सालसी का अमल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सालसी पैनल से यह भी कहा है कि वो 31 जुलाई तक पेशरफ्त के ताल्लुक से क्या हुआ है इससे भी उसे मुत्तला करे। अब सबको यह बेचैनी है कि सालसी पैनल ने तनाजे के हल के लिए क्या कुछ तजवीज पेश की है। बिलाशुबा सालसी कमेटी पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह मसला बहुत पुराना और पेचीदा होने के साथ साथ मजहबी तौर से इंतहाई हसास भी है। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि सालसी कमेटी अदालत के भरोसे पर खरी उतर भी गई तो क्या इसकी तजवीज या सिफारिशात फरीकैन को काबिले कबूल होंगी? आज इसी पेचीदा और हसास मामले को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अयोध्या मामले में सालसी का अमल जारी रहेगा। गोया अदालत को सालसी कमेटी पर भरोसा है। अदालत ने कमेटी से 31 जुलाई को एक और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। सालसी कमेटी की इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सन 2010 के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत 2 अगस्त से शुरू होगी और 2 अगस्त को 2 बजे लगा दिया है कि इसको उस रिपोर्ट के बेसिस पे तय करेंगे कि आगे हियरिंग कब होगी। 2 अगस्त को 2 बजे। नो, दैट दे विल डिसाइड ओनली आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट व्हिच विल बी सबमिटेड बाय द मेडिएशन पैनल बाय 31st। बेंच विल डिसाइड व्हिचएवर बी द बेंच, दे विल डिसाइड कि what will be the modus operandi of the hearing. Earlier also in Ismail Faruqi they have fixed the time. सालसी पैनल की 31 जुलाई की रिपोर्ट के बाद ही आइंदा की तस्वीर वाज़ेह होगी। आया सुप्रीम कोर्ट इस हसास और इंतहाई अहम मामले में यौमिया समाअत करेगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाहिर सी बात है कि इस हसास मामले में सालसी पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर भरोसा जताते हुए 31 जुलाई तक उसे एक तरह से मोहलत दे दी है कि वो कोई एक बीच का रास्ता एक तरह से इस अहम मामले में निकाले। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस हसास मामले का हल क्या कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो रिपोर्ट जमा की गई है सालसी पैनल की तरफ से, कमेटी की तरफ से, उस पर वो गौर व फिक्र करेगी। उसके बाद 2 अगस्त को आया यह तय हो जाएगा कि इस पूरे मामले में रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बार बार जो इस तरह की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसका हल क्या कुछ निकलेगा और इस हसास मामले का हल कब निकलेगा? क्योंकि शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है फरीकैन की जानिब से इस हसास मामले को लेकर। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शकील अंसारी साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा प्रज्ञा भूषण जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में हिंदू महासभा और इसके अलावा बीजेपी के लीडर और स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। शकील अंसारी साहब और प्रज्ञा भूषण जी, आप लोगों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आज कोर्ट ने एक तरह से जो मीडिएशन पैनल था उसे और मोहलत दे दी है, 31 जुलाई तक मोहलत दे दी है कि वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जिस तरह से इस पैनल को और मोहलत दी गई है, 31 जुलाई तक कहा गया है कि वो अपनी फाइनल रिपोर्ट एक तरह से पेश करें, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक भरोसा जताया है इस कमेटी के ऊपर, इस पैनल के ऊपर?
बिल्कुल अबू, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ बीच का दरमियान का रास्ता नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को शायद, या कोई भरोसा है इस पैनल पे जो एडवोकेट श्री राम पंचू जी हैं, श्री रविशंकर जी हैं और जस्टिस खलीफुल्ला हैं जिस पैनल में, कि क्योंकि पहले जो डिसाइड हुआ था कि अभी 25 जुलाई से ये डिसाइड हो जाएगा कि डे टू डे हियरिंग करनी है कि नहीं, और 25 जुलाई तक रिपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, या मीडिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये डिसाइड हो जाना था। लेकिन आज की सबमिशन ऑफ रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस पैनल को और टाइम देना चाहिए, 31 जुलाई तक का टाइम देना चाहिए, और 2 अगस्त को ये डिसाइड होगा कि डे टू डे हियरिंग करनी है कि नहीं। तो ये बहुत कम टाइम दिया, ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने या साल भर का टाइम दिया हो। ये 1 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करने का रीजन ऐसा लगता है जैसे कि कुछ मेजर होता हुआ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि शायद इस 1 हफ्ते में कुछ मेजर चेंज या बीच का कोई रास्ता आ सकता है, जिसकी वजह से ये 5 दिन का 6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है इस पैनल को। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यह था कि वाकई में जिस तरह से कुछ जो स्टेक होल्डर्स थे उनका कहना था कि इस मीडिएशन पैनल पर उन्होंने भरोसा नहीं जताया था, चाहे हम यहाँ पर बात हिंदू महासभा की कर लें, उन्होंने कहा था कि इस पर हमें भरोसा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही अपने बलबूते पर ही एक तरह से फैसला सुनाना चाहिए, बीच का रास्ता इसमें नहीं हमें कबूल होगा। लेकिन अब जिस तरह से इसे और मोहलत दी गई है, मतलब वाकई में सुप्रीम कोर्ट को एक रास्ता निकलता दिख रहा है। प्रज्ञा जी। बिल्कुल अबू, जिस तरह से अभी आप दोनों साइड का देखेंगे तो जो राम न्यास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये बोला कि मीडिएशन से कोई हल निकलना पॉसिबल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इस केस को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स डिसाइड करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इकबाल अंसारी के बयान देखें तो वो बार बार कह रहे थे कि मीडिएशन होता हुआ दिख रहा है और हमें मीडिएशन का रास्ता करना चाहिए और जो भी मीडिएशन डिसाइड करेगी उसके लिए वो तैयार भी हैं। तो और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे ही 6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, क्योंकि 6 दिन कोई बड़ा पीरियड नहीं है, जो केस 85 सालों से चला आ रहा है उसको सडनली 6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई रीजनेबल रीजन समझ नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस कोई साफ आगे रोशनी दिखाई दे रही हो और ऐसा लग रहा हो कि शायद इन 6 दिनों में एक मेजर कदम उठाया जा सकता है, चाहे वो मेरिट्स पे ही केस क्यों ना डिसाइड करना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई इस तरह के हिंट्स मिल रहे होंगे कि मेरिट्स पे डिसाइड करना आसान हो जाएगा जब ये मीडिएशन एक पुख्ता रिपोर्ट सामने रखेगी, जिसके लिए 5-6 दिन का अगर टाइम दिया जा रहा है तो वो जस्टिफाइबल है और मिलना भी चाहिए अगर उससे कोई एक पुख्ता डिसीजन पे पहुंच पाए सुप्रीम कोर्ट तो। बिल्कुल। और इस बीच मेरे साथ मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब जो कि सदर हैं राब्ता काउंसिल के, वो भी डिबेट में जुड़ गए हैं। मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शकील अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रज्ञा भूषण जी ने कहा कि कुछ सुप्रीम कोर्ट को अच्छे इशारे मिल रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पैनल पर भरोसा जताया और उसे 31 जुलाई तक और मोहलत दी गई है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि मोहलत दी गई है, शायद वो जजमेंट का जो हिस्सा है उसमें मोहलत की बात नहीं है। रिपोर्ट तो पैनल ने सबमिट कर दिया, इसलिए कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे मीडिएशन ही सबसे अच्छा हल हो सकता है, इसलिए उन्होंने मीडिएशन के लिए मौका दिया। अब मीडिएशन जो जिस स्पीड में हुआ, अब वो तो रिपोर्ट सिलबंद जजों के पास सबमिट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कहना हमें उचित नहीं है। लेकिन आमतौर पे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हम 30 तारीख तक इन लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी मॉडलिटी क्या तय हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई वक्त दिया है जी। जो रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट के बेस पर वो क्या मॉडलिटी बता सकते हैं, उसके लिए उन्होंने टाइम दिया है। फिर 2 तारीख को उन्होंने ये कहा है कि फिर हम विचार करेंगे कि इसके लिए कैसे बेंच बनाएं और फिर कैसे चले। तो ये मामला जो है हम समझते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है और अगर मीडिएशन लार्ज स्केल में होने की बात होती तो जो फरीक हैं, पार्टी हैं, वो हमको नहीं लग रहा है कि उन्होंने सभी फरीक ने उसके ऊपर सहमति व्यक्त की थी कि वो आपने अभी बताया कि उससे पहले ही महंत जी ने नहीं कहा था कि हमको सहमत हैं उससे।
तो जब सहमति आमतौर पे रिकॉर्ड पर तो नहीं है, अब रिपोर्ट में क्या है आई डोंट नो, कोई नहीं जानता, रिपोर्ट सीलबंद है। तो अब हम समझते हैं कि दोनों कम्युनिटी के लिए बेहतर तो है कि आपसी सहमति के साथ तय हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक स्टैंड पुराना है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जो फैसले हैं वही मान्य होंगे। हम समझते हैं यही है, इसमें उलझने की कुछ ज्यादा बात है नहीं। अगर कोई मीडिएशन कंप्लीट हुआ होगा, ये रिपोर्ट में आई होगी, तो फिर वो मीडिएशन को कैसे, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, उस पर बात होगी। और नहीं लेकिन तो शकील अंसारी साहब, यहां सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले कई बार इस तरह की कोशिश की गई और कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन मौजूदा वक्त के जो हालात हैं, चाहे वो सियासी हालात हों, समाजी हालात हों, जो भी हालात हैं, उसे देखते हुए क्या कुछ आपका तजुर्बा कह रहा है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी, उस कोशिश में क्या कामयाबी मिलेगी? देखिए, इससे पहले जो कोशिशें हुई हैं, जब भी कोशिशें हुई हैं, वो अपने स्तर पे हुई है या सरकारी तौर पे एक आध बार अनाउंसमेंट हुआ था कि सहमति बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एक पैनल बना और पैनल को दिया गया ये जिम्मेदारी, तो इस पैनल के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होने की बात थी और कॉन्फिडेंस की बात भी थी। तो अब उसका नतीजा क्या आया है, तजुर्बा तो यही कहता है कि जिस वक्त पैनल लोगों से डिस्कस कर रहा था उस वक्त बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ा था पैनल, और पैनल के साथ जो लोग पार्टी हैं, असल तो पार्टी हैं, जो पार्टी हैं, जो पक्षधर हैं, वो लोग बहुत ज्यादा जो बयानों से बातचीत हो रही थी नहीं। उसके बाद अगर आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो रिपोर्ट पॉजिटिव लग रही है मुझे, अभी तो उसने रिपोर्ट स्टडी भी नहीं की है, तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट है अब उसके बारे में हम पहले ये बता दें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उचित नहीं है और न सही है। सही तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 तारीख तक इनसे मॉडलिटी पूछा है, इन पैनल से। अब ये मॉडलिटी के बाद 2 तारीख को ही इस बात पर फैसला होगा कि क्या सही है क्या गलत है। सही तो यही है कि आपसी अगर बीच सालिसी से तय हो जाए तो सबसे बेहतर है मौका, लेकिन अगर सालिसी नहीं हो पाती है तो नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह कहने के लिए बहुत फ्री होगी कि हमने एक बार दोनों पार्टी को एक मौका दिया कि वो अपने में तय कर सके। बिल्कुल। तो अभी हम समझते हैं कि स्टैंड वहीं पर है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अभी कुछ कहना कब्ल अज वक्त होगा, बहुत जल्दबाजी एक तरह से होगी, क्योंकि अभी लिफाफा बंद है। मैं अब्दुर्रहमान आबिद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्ट दी गई है वो सील लिफाफे में दी गई है, और जब तक वो लिफाफा खुलेगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एक तरह से फैसला नहीं लेता या उसके बारे में नहीं बताता, वो चीजें बाहर एक तरह से नहीं आएंगी। अब्दुर्रहमान साहब, लेकिन मेरा सवाल जो शकील अंसारी साहब से था, वही सवाल आपसे भी, कि जो मौजूदा हालात हैं 2014 से पहले के हालात या 2014 के बाद जो सरकार बदलने के हालात बने, उन्हें देखते हुए क्या कुछ लग रहा है? क्या वाकई में इस बार जो दरमियानी और सालसी के जरिए एक हल निकालने की जो पहल की जा रही, क्या उसमें इस बार कामयाबी मिलती दिख रही है? क्या कामयाब होंगे सालसी के रास्ते से? देखिए, बिल्कुल सटीक जवाब तो इसका यह है कि बज़ाहिर ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर इंटरनली ऐसा कुछ हो कि जो स्टेक होल्डर हैं, असल जो पक्षकार हैं दोनों तरफ से, उनके दरमियान अगर इस पैनल से कुछ बातें इस तरह की हुई हों कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मीडिया के सामने नहीं लाई गई हों, और वो सीलबंद लिफाफे में जो एक रिपोर्ट अभी जमा की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें अगर कुछ इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती हैं, तो हो सकता है कि उस रुख पे कोई मुस्बत रास्ता निकल आए। लेकिन जिस तरह आप और हम रोज़ाना देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने इसको अपनी सियासत का इशू बनाया हुआ है, और वो किसी कीमत अपनी सियासत से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यहां तक के वो सुप्रीम कोर्ट को भी आए दिन जो है बिल्कुल खुले तौर पर अलल ऐलान चैलेंज करते रहते हैं।
हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल अबू हुरैरा भाई यहाँ पर यह है जो इस मुल्क के तमाम संजीदा लोगों को सोचना होगा जिस पर, वो ये है कि क्या इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद बड़ी होगी या फिर इस मुल्क की सालमियत और इसका इत्तिहाद बड़ा होगा। ये एक बुनियादी ऐसा सवाल है जिस पर आखिर में नहीं तो इस पर अब्दुर्रहमान साहब अगर इस पर सोचेंगे तो लोगों की तो सियासत खत्म हो जाएगी, लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर लोग इस तरह से सोचने लगेंगे। बिल्कुल वो दुकानें तो बंद करना पड़ेंगी अबू हुरैरा साहब इस मसले पर, क्योंकि अगर लोग अपने तौर पर रजाकाराना तौर पर इसको नहीं मानेंगे और नहीं नुक्ते पर आकर के सोचेंगे तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ही ऐसा कोई फैसला निकालना पड़ेगा कि बिल्कुल वो इन सब की इस तरह की दुकानें बंद हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट ही ये तय कर दे कि इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद बड़े नहीं हो सकते, बल्कि इस मुल्क की इत्तिहाद और सालमियत ही और इस मुल्क का संविधान ही सबसे बड़ा है हुकूमतें चलाने के लिए और यहां पर निजाम को बरकरार रखने के लिए। नहीं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बार बार इस पर जो आवाज उठती है अब्दुर्रहमान आबिद साहब, तो यही कहा जाता है कि आस्था का मामला है, ये मामला आस्था का है। तो जाहिर सी बात है कि जो बात आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल काबिल कबूल होगी नहीं, और असल लड़ाई तो इसी बात की है। हाँ, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना भाई, आस्था की, अब एक आदमी की आस्था मंदिर में है, दूसरे आदमी की आस्था मस्जिद में है, तो जब दोनों की आस्थाएं टकराएंगी तो फिर रास्ता क्या बचता है हमारे पास? रास्ता वही बचता है कि हमारा जो संविधान है वो हमारा दोनों फरीक का वही एक समझौता तो है हमारा, वो हमारा एक ऐसा समझौते के तहत हमने एक संविधान बनाया है कि जब हम दोनों आपस में कहीं टकरा जाएं, दोनों में तकरार हो जाए, तो फिर इस संविधान के दायरे में रहते हुए हमें अपने इश्यूज, अपने मसाइल को, टकराव को हल करना है। उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च स्तरीय हमारी अदालत है, वहां से उसको तय करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को लाजमी तौर पर अल्टीमेटली इस नुक्ते पर लाना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में मंदिर मस्जिद बड़ा है या इस मुल्क का संविधान और इसकी एकता और इसकी सालमियत बड़ी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में और सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर कोई फैसला लेना है। मैं प्रज्ञा भूषण जी एक चीज आपसे समझना चाह रहा था, जिस तरफ शकील अंसारी साहब ने इशारा किया था कि जो सालसी पैनल था, जो मीडिएशन पैनल जो था कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट तो फाइनली एक तरह से पेश कर दी, लेकिन 31 जुलाई तक जो उन्हें और मोहलत दी गई है, 31 जुलाई तक, ये वक्त क्यों दिया गया, ये पीरियड क्यों दिया गया है इस सालसी पैनल को, इस जो ग्रुप है, जो पैनल है, इसे ये टाइम क्यों दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? मैं इसे समझना चाह रहा हूं। देखिए अबू, मैं अपने इनिशियल स्टेटमेंट में भी यही बता रही थी कि एक बार रिपोर्ट जब हो गई है और 25 जुलाई की डेट पहले से ही फिक्स थी कि उस दिन डिसाइड होगा कि डे टू डे हियरिंग होनी है कि नहीं होनी है। उस 25 जुलाई को जब 31 जुलाई में चेंज किया गया है, मतलब कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जिसमें आगे डिस्कशन का कोई पॉइंट बन सकता है या उस पर विचार करने का कोई पॉइंट बन सकता है। तो हमें होपफुल रहना चाहिए कि रिपोर्ट में कुछ अच्छा ही है जिस पे आगे डिस्कशन करके मोडालिटीज तय की जा सकती हैं कि इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, या हम इस मीडिएशन के ही रास्ते से शायद किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीजें देखनी है। जैसा कि अभी भी बात चल रही थी कि आस्था का सवाल है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही साफ कर चुका है कि उनके सामने जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, उनके सामने टाइटल सूट है, तो वो राइट टू रिलीजन या फंडामेंटल राइट या आस्था के सवाल पे तय करने ही नहीं वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपना ये रवैया पहले ही साफ कर चुका है कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी सूट को तय करेंगे इन एनी केस। तो अब ये दोनों जो पक्षकार हैं उन्हें तय करना है कि अगर आस्था का सवाल है तो हमें उसे कैसे हल करना है, या सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी है तो कैसे हल करना है। और उस सरकार को इस बारे में सोचना है जो शुरू से लेकर आखिरी तक अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को एक बड़ा जगह देती आई है, बड़ा स्थान देती आई है। तो वो अब अपनी मैनिफेस्टो पे कैसे आगे काम करेगी और कैसे कारगर साबित करेगी, ये उस सरकार को भी तय करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शकील अंसारी साहब, बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्योंकि शुरू से ही जो पैनल बनाया गया था, मीडिएशन पैनल जो बनाया गया था, उस पर लगातार एक तरह से सवाल उठते रहे थे। अब जब उसने फाइनल रिपोर्ट भी पेश कर दी है तो सवाल यही उठ रहा है कि जो सालिस पैनल था, इनसे कितना मुतमईन होंगे, क्या ये नतीजे दे पाएंगे? जिस तरह से लगातार इन पर सवाल उठते रहे, चाहे हिंदू महासभा की तरफ से उठे हो, चाहे 2 दिन पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से इस पर उठे हो, शायद
शकील अंसारी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, देखिए जी जी जी, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए जी। सवाल जी जी, हाँ, अभी आपने जो सवाल किए हैं जी, और मैं यही कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है वो टाइटल सूट है, वो कोई आस्था का नहीं है। हमारी बहन सही फरमा रही हैं कि कोई आस्था का सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को टाइटल सूट को फैसला लेना है। लेकिन ये ऐसा टाइटल है जिसके बीच बहुत ही दो धर्मों के आस्थाओं का समझ लीजिए कि एक तरह से सामने आ गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया कि ये दोनों कम्युनिटी अगर चाहे तो आपस में बैठ के तय कर सकती है, और उसके लिए उन्होंने वो जो पैनल बनाया, पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी है, और पैनल से उन्होंने कोई वक्त नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को कहा है कि मॉडलिटी के बारे में कुछ आप और मजीद जो अपना उनका जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में मॉडलिटी को करने के लिए। इसलिए सवाल पैदा यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट को तो अगर फैसले करने हैं तो डे टू डे हियरिंग में जाना होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों कम्युनिटी या सभी स्टेक होल्डर जो हैं अपनी एक समझौता का फार्मूला लाते हैं इसके सालसी जो पैनल है इसके माध्यम से, तो हम समझते हैं ये मसले का हल आराम से आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ नवीन कुमार जी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। नवीन कुमार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। नवीन कुमार जी, क्या वाकई में कुछ इस मसले का जो इतना हसास मामला है, इतना पुराना मामला है, क्या इसका कुछ हल निकलता दिख रहा है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब जो रिपोर्ट है मध्यस्थता पैनल की उसे एक तरह से अपने पास रख लिया और उस पर अब गौर व फिक्र होगा, क्या लग रहा है कुछ बात बनती दिख रही है क्या? अबू भाई, मुझे तो लगता ये है कि 31 तारीख को जो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन इसका फैसला डे टू डे की हियरिंग में ही होगा। और सर्वोच्च न्यायालय को हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि लगातार सर्वोच्च न्यायालय को डे टू डे की हियरिंग करनी चाहिए थी। नहीं, रिपोर्ट तो सबमिट कर दी नवीन जी, रिपोर्ट तो आज सबमिट हो गई। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आज से पहले भी ये डे टू डे की हियरिंग ही होनी थी 2017 में। और जब शुरुआत हुई 19 में, जब शुरुआत हुई तो उस समय भी आपको मालूम है 17 में क्या हुआ कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लेकर गई थी कांग्रेस डे टू डे हियरिंग रोकने के लिए। लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है, चुनाव का समय था, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में रही होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला है निपटने की दिशा में है। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले भी कहा था कि न्यायालय को अपना काम करने दीजिए, न्यायालय तय करे, और जो प्रमाण है, क्योंकि विश्वास अधिक है, विश्वास इस बात का है कि जो प्रमाण है, जो सबूत हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे से निकाला हुआ सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो इस बात का इंगित और इशारा करते हैं, बताते हैं, सबूत हैं कि वहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर था। जन्म स्थान तो बदला नहीं जा सकता किसी का भी, तो बाकी कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। तो मुझे लगता है ये है कि अब ये डे टू डे की हियरिंग में जल्दी से जल्दी रास्ता प्रशस्त होगा। और जैसा कि पहले बड़े बड़े केसों में सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीच का रास्ता निकल आता है, सारे जितने स्टेक होल्डर हैं सब मिल बैठकर अगर निकाल लेते हैं रास्ता, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। भाई निकला तो नहीं ना, निकल जाता तो बहुत अच्छा। सभी अभी तो रिपोर्ट जमा की है, और दूसरी अभी तो रिपोर्ट जमा हुई नवीन जी, अभी तो उस पर पूरा रिसर्च होगा, उस पर जो जजेस हैं वो एक तरह से गौर फिक्र करेंगे। अभी तो मतलब नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, ये तो 31 जुलाई को पता चलेगा, फिर 2 तारीख को जब सुनवाई होगी। जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुबह की मैं सुबह इसी विषय पे था, जिस समय सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई हम 31 तक और प्रयास कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि 2 अगस्त के बाद इसको डे टू डे की हियरिंग में ले आकर के मसले को निपटाया जाए। जब सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ये कहती हो तो वो बिल्कुल साफ इस बात को इशारा करती है कि अगर उसका फैसला हो गया होता तो डे टू डे हियरिंग की बात वो नहीं करते, वो कहते कि इसका फैसला रिजर्व किया जाता है। अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करते, लेकिन जो खबरें मैं न्यूज चैनल के माध्यम से ही बता रहा हूं जो आई हैं, या फिर मीडिया में जो आई है, उसके आधार पर ये बात स्पष्ट है कि वहां पर आपसी कोई सहमति नहीं बनने के कारण ये मसला सर्वोच्च न्यायालय में आया है दोबारा से, और सर्वोच्च न्यायालय डे टू डे की हियरिंग इसको
करके इस मसले को निपटाने की तरफ है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी फैसला होना ठीक है। प्रज्ञा भूषण जी कुछ रिएक्शन देना चाह रही, मैं अब्दुल रहमान आबिद साहब आ रहा हूं उसके बाद। प्रज्ञा भूषण जी। बिल्कुल नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मीडिएशन पैनल की जो रिपोर्ट है वो कुछ मध्यस्थता पे नहीं आ पाई या फिर कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं हो पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या जरूरत है डे टू डे हियरिंग की। ये चीज 2 अगस्त को डिसाइड होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 2 अगस्त से डे टू डे हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ यही डिसाइड करना है कि करनी भी है या नहीं करनी है। तो वो तो जब सीलबंद लिफाफा खुलेगा मीडिएशन का और उसके बाद पता चलेगा कि मीडिएशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि डे टू डे हियरिंग करनी भी है कि नहीं करनी है। बिल्कुल। मैं अब्दुल रहमान आबिद साहब ये कह रहा था, जिस तरह से नवीन कुमार जी कह रहे थे कि रोजाना की बुनियाद पर जो सुनवाई होगी उसी में कुछ एक तरह से हल निकलेगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पैनल बनाया है, सालसी पैनल जो बनाया, उस पर भी बीजेपी को एक तरह से भरोसा नहीं है, इनके जो कहने का मतलब। देखिए नहीं, बीजेपी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है भैया, अबू भाई। नहीं तो नवीन कुमार जी जो बात आप कह रहे हैं कि डेली की सुनवाई होगी उसी से कुछ फैसला निकलेगा। के अंदर ना भाजपा ना कांग्रेस, कोई पॉलिटिकल दल तो उसका सदस्य है ही नहीं। दूसरी बात, आप मतलब बीजेपी को भरोसा तो संविधान पर भी है, बीजेपी को भरोसा संवैधानिक संस्थाओं पर भी है। नवीन कुमार जी आपने कहा कि रोजाना की जो सुनवाई होगी उसी में फैसला आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मीडिएशन पैनल जो है अगर ये कोई बीच का रास्ता निकाल लेता है तो ये सबसे अच्छा होगा। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप मेरे मुंह में किसी और के शब्द मत डालिए अबू भाई। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर जो समिति है अगर वो मध्यस्थता कर सकती है और फैसला निकल जाए, तो वो तो अभी चल ही रहा है ना नवीन जी। अभी देखिए, लेकिन जो अभी तक तो रिपोर्ट जमा हुई है, प्रमाण लगते हैं, नहीं रिपोर्ट अभी जमा हुई नवीन जी। ये तो इनिशियल स्टेज एक तरह से हुआ, बातचीत हो गई, रिपोर्ट जमा हो गई। अब कोर्ट उस पर उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, गौर फिक्र उस पर करेगा, उसके बाद एक तरह से इससे बढ़िया बात ही क्या है। बिल्कुल। मैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैं इसी बात पर आ रहा था कि आखिर जो पैनल है, जो सालसी पैनल, उस पर आखिर किस तरह से मुतमईन होंगे। लगातार जिस तरह से उस पर मुख्तलिफ तरह के बयानात आते रहे इस पैनल बनने के बाद, बहुत लोग, एक फरीक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई फैसला आता भी है तो हम उसे एक तरह से मानेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को ही मानेंगे। क्या रास्ता ऐसे में निकलेगा अब्दुल रहमान आबिद साहब? मैं वही बात कह रहा हूं अबू हुरैरा भाई, मैं वही बात कह रहा हूं, मैंने पहले भी वही कहा कि देखिए मसला यहाँ क्या है। मसला यहाँ ये है कि कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला सुना दे, जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक हमने तय कर लिया अपने मन में, उसके मुताबिक फैसला सुना दे तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो भाई ये तो संविधान नहीं है और ना ये संविधान के अनुरूप कोई आपका फैसला है। अब अभी मेरे भाई कह रहे थे कि साहब एक विश्वास है, और जितने सबूत पता नहीं कहां कहां के इन्होंने जिक्र किया कि वहां से निकले यहां से निकले, जमीन में से खोद के आप क्या क्या निकाल सकते हैं, वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी निकाल लीजिए। सवाल ये है कि क्या 500 साल तक उस जगह पर एक मस्जिद मौजूद थी या नहीं थी, वो हमने आपने देखी या नहीं देखी? क्या पूरी दुनिया के मीडिया में वो मस्जिद को ताकत के बलबूते पर भीड़ के जरिए तोड़ने का वो सारी वीडियो फिल्में आज भी मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड या नहीं? एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी यही जिद है कि साहब वो तो जन्म स्थान है और जन्म स्थान पर बदला नहीं जा सकता, तो एक बेसिक सवाल यह भी खड़ा होता है यहां पर कि क्या सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा है कि वहां महान हस्तियों के जन्म स्थान पर मंदिर बनाए जाते हों? और अगर ऐसी कोई परंपरा है तो कितनी हस्तियों के जन्म स्थान के मंदिर हैं? जरा इसका भी कोई सबूत दे दिया जाए। पहली बात तो महान हस्ती नहीं साहब, भगवान है हमारे, इनको पूछते हैं। महान हस्ती आप मक्का मदीना, आप मक्का मदीना, आपने मक्का मदीना में क्या बनाया भाई? शिव जी बताइए कहां पर है? शिव जी भी को भी तो भगवान मानते हैं। बताना मक्का मदीना में क्यों बनाया आपने? मक्का मदीना की बहस नहीं कर रहे। जब मक्का मदीना में क्यों बनाया आप मक्का मदीना में नहीं रहे? मक्का मदीना हमारा, अरे यहाँ की बात करेंगे। आपका हमारा आर्गुमेंट मक्का मदीना में नहीं हो सकता। तो मक्का मदीना ना मक्का मदीना पे हमारा आपका मक्का मदीना में जाकर हमारा आपका आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ? अरे जहां पर भगवान के अयोध्या मंदिर था,
हमारा आपका आर्गुमेंट हिंदुस्तान की अयोध्या में मस्जिद पर है और मस्जिद बनाते तो आपकी मस्जिद हो जाएगी। आपको मक्का मदीना पे करना चाहिए, आप बनाइए वहां पर जाकर के। नहीं आप आपने बनाना क्या बात करते हो? जो भगवान का जन्म स्थान है उसको छोड़ करके नहीं, हमें बताया जाके बनाएंगे जाकर एक बेसिक सवाल मंदिर था। नहीं, ये सवाल का जवाब तो मांगेंगे, आप कह हमें ये बताया जाए। अरे ये सोच आपकी है, हमें ये बताया कि वहां पे मंदिर नहीं बनेगा। आप अगर ये जिद लगा, ये इसका मतलब ये है कि आपके पास ना कोई सबूत है, आपके पास ना आपके पास दलील है, आपके पास हमारे पास कर रहे हैं साहब, हमारे पास दलील भी है, हमारे पास सबूत भी है। 1200 साल से मंदिर सारी चीजें 500 साल तक मस्जिद पूरी दुनिया ने देखी है और नमाज पढ़ी गई है उस मस्जिद में। लोग उसके लिए कानून जंग लड़ रहे हैं। किसी मौलाना की या किसी मुसलमान की लिखी हुई FIR नहीं है, वो पांडे था जिसने वो FIR लिखाई है 23-24 की रात में जो मूर्तियां रखने की गुंडों के जानकारी अपनी दुरुस्त करिए, हमारी जानकारी दुरुस्त है, आप ठीक कीजिए पहले अपने भगवान राम के मंदिर को आप मस्जिद बना देंगे। आप अपनी सोच को और अपने मन को पहले ठीक करिए, मन को आप ठीक करिए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो फैसला इसी बात पर करेगा। सुप्रीम कोर्ट तो इसी मामले को देख रहा है। अब्दुर्रहमान आबिद साहब और नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट तो इसी मामले को देख रहा है। टाइटल सूट का मामला यही है कि असल जमीन या अराजी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट तो इसी चीज को देख रहा है। नवीन जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, सुप्रीम कोर्ट तो इसी चीज को देख रहा है। फैसला तो इसी बात का आना है। यहाँ पर लड़ने से कोई फैसला बदल नहीं जाएगा। नवीन जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, असल फैसला तो यही आना है। नवीन जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कौन मानता है, कौन सुन लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई लड़ने से फैसला तो नहीं बदल जाएगा, इस तरह से झगड़ने से फैसला नहीं बदल जाएगा। सुन लीजिए अब्दुर्रहमान आबिद साहब, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आबिद साहब, नवीन जी, नवीन कुमार जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए, खामोश हो जाइए, सुन लीजिए। देखिए दोनों मेरे ख्याल से एक जगह आप लोग बैठे हुए, इस तरह से लड़ेंगे बात मेरे ख्याल से सही नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो इसी बात पर एक तरह से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लेकर तो फैसला देगा। टाइटल सूट का मसला तो यही है कि असल वो जमीन है किसकी। इतने सालों से जो लड़ाई चल रही है, इतने सालों से जो फैसला लटका हुआ है, इसी बात पर तो लटका हुआ है। बहुत पेचीदा मसला है, बहुत हसास, निहायत हसास मामला है और इसी पर फैसला आना है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। अब्दुर्रहमान आबिद साहब और नवीन जी, सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मसालिहत की जो बात चल रही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है क्या जो तमाम फरीकैन है वो सालसी के इस अमल को मानने के लिए तैयार होंगे या आगे क्या कुछ पेशरफ्त होगी, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में हम मुल्क के सबसे हसास मामले पर आज बात कर रहे हैं, यानी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद इशू के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस इशू का हल आखिर क्या कुछ होगा। सवाल यह उठ रहा है कि अब जो सालसी पैनल है उसने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है और 31 जुलाई तक सालसी पैनल को और एक तरह से मोहलत दी गई है कि इस पर और गौर व फिक्र किया जाए। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस हसास मामले का आखिर हल क्या होगा और हल कब होगा। इसी पर सबकी एक तरह से निगाहें टिकी हुई और आज प्राइम डिबेट में हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रज्ञा भूषण जी, हमने देखा कि एक अर्जी गुजार जो कि स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मामले के, उन्होंने कहा था कि हम मध्यस्थता का जो मामला है इसे हम एक तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, इसमें अब तक कोई काम नहीं हुआ है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें हिंदू महासभा की तरफ से उनके वकील ने कहा था, इसके अलावा रामलल्ला के पुजारी ने भी कहा था कि मध्यस्थता की जो कमेटी है उससे कोई बात नहीं बन रही है। तो क्या ऐसे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है क्या उसके कुछ माने रह जाते हैं? प्रज्ञा भूषण जी।
देखिए अबू, ये जो केस है अगर आप कायदे से देखेंगे तो मेरे ख्याल 1914 से चल रहा है। मतलब इसको ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा हो गए केस को चलते हुए, और केस के जरिए इसका कोई भी निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। दूसरी बात, हमारे भारत की खूबसूरती यही है कि जहाँ पे एक तरफ धर्मनिरपेक्षता है, वहीं पे अगर आप देखेंगे कि सारे धर्म मिलजुल के रह रहे हैं। जो हिंदुओं के आराध्य हैं भगवान राम है, वही मुस्लिमों के लिए इमाम हिंद है, उनको इमाम हिंद के नाम से बुलाया जाता है। तो ये अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी ये मामला रिजॉल्व होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज से और मध्यस्थता से ही रिजॉल्व होगा। कोर्ट में उसका निकलना निष्कर्ष बहुत मुश्किल है। आप दूसरी चीज देखेंगे, जहां पे जब एविडेंसेस लिए गए तो जो साक्ष्य मिले कि इसमें भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, इसमें इस तरह के पिलर्स थे, उस टीम को जो हेड कर रहे थे वो के मोहम्मद साहब, वो एक मुस्लिम थे। तो हमारे भारत में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है कि हर धर्म साथ मिलके रहता है, और अगर आपस में लोगों को फ्री हैंड दिया जाएगा, लोग अपनी राजनीति इस मुद्दे पे बंद कर देंगे। जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे, उन दुकानों को अगर ताले लगा दिए जाएंगे तो मध्यस्थता से ये मामला जल्दी ही निबट जाएगा, और इसका सबसे सही हल भी वही निकलेगा। बिल्कुल। और इस बीच मेरे साथ हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट सदर चक्रपाणी महाराज जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आज हमने डिबेट में आपको इसलिए परेशान किया है कि अब क्या कुछ तस्वीर आप इस पूरे मामले की देख रहे हैं? राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो इशू है, अयोध्या का जो इशू है, क्योंकि इसमें मध्यस्थता जो कमेटी थी, पैनल थी, उसने एक तरह से अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं कि क्या वाकई में बीच का रास्ता निकलेगा कुछ, या ये जो पैनल है ये इससे कुछ बात बनेगी? चक्रपाणी महाराज जी। जी अबू साहब, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि डिबेट पे हिस्सा लूंगा, लेकिन क्योंकि इस मध्यस्थता में जो चल रहा है उसमें मैं भी पार्टी हूं, तो इस कारण से मैं नहीं ले पाया, और कुछ और भी कारण से। तो लेकिन मैं फोनों से मैं जितना अपने विचार देना चाहता हूं, देखिए क्या है कि मध्यस्थता बहुत अच्छी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मौका दिया है, बहुत ही अच्छा मौका और बड़े ऐतिहासिक ये मौका है। और इसमें जहां तक वो है कि अब चूंकि अंदर की बातें तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम उसमें पार्टी है और जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया कि बाहर कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना आश्वस्त करना चाहता है कि उसमें हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, सब मिल करके बहुत सहयोग कर रहा है, एक दूसरे बड़ी आत्मीयता से कर रहा है। जज भी तीनों बहुत ही बेहतरीन है, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ऐतिहासिक बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सबको जज बना दिए, यानी सबको निर्णय करना है, और उसमें से देखिए जो निकल के आएगा उससे कोई हारने के लिए, जीतने के लिए वहाँ नहीं है, वहाँ पे सब जीतेगा और पूरा देश जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे बातचीत के माध्यम से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो देश का जो हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के नाम पे, अभी हमारी जो बात बोल रही थी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे जितना राजनीति किया गया है, उसको पूरा दुनिया ने देखा है। तो इसलिए उसको कैसे हम दुनिया के सामने उसको अच्छी तस्वीर पेश करें, ये हमारी भी दायित्व बनता है, तो हिंदू पक्षकार के भी और मुस्लिम पक्षकार को भी। तो बड़े जिम्मेदारी से सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग अपना कोर्ट में कुछ जाकर के अलग बात बोल रहे हैं कि वो तो निश्चित रूप से अगर राजनीतिक पार्टी अगर इसमें सिर्फ सहयोग करे और सहयोग में सिर्फ मौन रहे, उनकी मौन स्वीकृति ही बहुत ज्यादा वो करेगी, लेकिन इसमें ये कहना कि उससे कुछ निर्णय नहीं निकलेगा, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। आप देखिएगा, अभी 30 तक रिपोर्ट दिए जाने हैं, उनको देने हैं, और बहुत कुछ निकलेगा उससे। आप बहुत ही सकारात्मक, तीनों जज भी बहुत ही बेहतरीन है जो बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही कि कुछ जल्द से जल्द हल निकल आए। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से उनके वकील ने कहा था कि जो मध्यस्थता जो पैनल है, मीडिएशन जो पैनल है, इससे बात नहीं निकल रही है, कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा रामलला के पुजारी ने कहा था कि ये जो पैनल है इससे बात बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अगर इस पैनल पर सवाल उठेंगे और उसके बाद इस पैनल की जो रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखेगी? हाँ, देखिए वो गए हैं कोई, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। वो पुजारी जी का है कोई, अब चूंकि मैं उसमें मुख्य पक्षकार हूँ, मेरा अपील नंबर 2636 है, हम लोग की बातें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि जो सत्येंद्र जी है, जो आप बता रहे पुजारी है, वो उसमें पार्टी नहीं है, वो पुजारी है, उसमें नहीं हिस्सा लेते, हिस्सा तो हम लोग लेते हैं, हम लोग को बातचीत होती है और
वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसमें सब लोग सीरियस हैं और ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए पहली बार ऐतिहासिक बात मानिए, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है। पार्टियां कितने आती है चली जाती है, लेकिन पार्टियों से कोई कुछ हुआ नहीं। पिछले यूपीए की सरकार थी और भी कितने लोगों ने राजनीति किया, लेकिन उसके बाद और भी सरकारें बनी, तो कुछ नहीं होने। जो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है उसका हमें लगता है ये मध्यस्थता ही एक सबसे अच्छा उपाय है। और नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करेगा ही, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर लिया है। लेकिन बिल्कुल नहीं कुछ होगा, ये गलत नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये एक बहुत अच्छा मौका है और अगर यहां पर मसले का हल निकल आता है तो वाकई में इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। शकील अंसारी साहब, जो बात यहां पर चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि ये मौका बहुत अच्छा है, अगर इस पर सियासत ना हो, इसे सियासत से दूर रखा जाए और आपस में मिल बैठकर अगर कोई मसले का हल निकल आता है तो यह बहुत अच्छा होगा। बहुत सही फरमा रहे हैं महाराज जी, और यही बात हम कह रहे हैं यहाँ पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिल बंद अगर रिपोर्ट है, यही बात मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहे हैं। तो इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहले रिपोर्ट खुलेगी तब तो इसके ऊपर है, लेकिन आशाएं रखनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशा को बनाए रखने के लिए 31 जुलाई तक की एक मोहलत इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पैनल से रिपोर्ट मांगी है। तो वो रिपोर्ट के बाद तय होगा। लेकिन हम लोग बात उलझा वहां देते हैं जब टीवी डिबेट के ऊपर उसके आर्गुमेंट शुरू करते हैं कोर्ट की तरह। जब हम कोर्ट की तरह आर्गुमेंट यहां शुरू करते हैं, इसी से मामला बिगड़ने लग जाता है। तो हम तो महाराज ने एक बात और कही शकील साहब की, इस पर सियासत अगर नहीं होगी तो मामला हल हो जाएगा, और सियासत होगी तो मामला इसी तरह लटका रहेगा। इसमें तो सियासी पार्टियां सियासत करने लगती हैं, अपनी रोटियां, सियासी रोटियां सेकने लगती हैं। हम अन्य लोगों से भी कहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट इस तरह से मेरिट पर यहां डिबेट, तो कोर्ट का काम है मेरिट पर करें, क्या जहां 40 लोग बैठे होंगे वो आर्गुमेंट करेंगे। ये यहाँ पर जो टीवी चैनल पर हम लोग बैठते हैं उसमें देश में वातावरण को खराब करते हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त शकील अंसारी साहब आपको रोकना चाहूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन और एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर जफर याब जिलानी साहब मेरे साथ जुड़ गए। जफर याब जिलानी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। जफर याब जिलानी साहब, जो सालसी पैनल है उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, क्या कुछ अब आगे देख रहे हैं, क्या कुछ इशारा लग रहा है? आप लोगों की भी बातचीत हुई होगी, जाहिर सी बात है कि उस बातचीत को अभी पब्लिक में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन क्या कुछ इशारा मिल रहा है? क्या इस बार यह मामला हल होता दिख रहा है? जफर याब जिलानी साहब, देखिए, आप मुझे तो ऐसी कोई बात अभी नहीं लग रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद 31 तक उनको मौका दिया और 2 तारीख को सुनवाई के लिए मुकदमा लगा दिया है। तो अगर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है तो मैं नहीं समझता कि उनकी रिपोर्ट में ऐसे कोई इंडिकेशन होगा कि मामला उससे खत्म हो रहा हो। मगर फिर भी चूंकि हमने ना रिपोर्ट देखी है ना वो रिपोर्ट हमको कुछ बताई है, बिल्कुल तो हमको इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगा वो सुनवाई करेगा। जफर याब जिलानी साहब, मेरे साथ इस वक्त चक्रपाणी महाराज साहब भी, जो हिंदू महासभा के सदर हैं और इसमें एक पार्टी भी है इस पूरे मामले में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने अभी बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो भी फैसला होगा और इस पैनल का जो फैसला होगा उसे मानने के लिए तैयार हैं। तो ये तो पहले भी कहे हैं, चक्रपाणी साहब तो हमेशा से कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे, लेकिन वो लोग जो विश्व हिंदू परिषद के हैं वो तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। जी नहीं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का क्या कुछ रुख होगा? पर्सनल बोर्ड तो दर्जनों मर्तबा कह चुका है, बल्कि सैकड़ों मर्तबा कह चुका है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे मानेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जफर याब जिलानी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। नवीन कुमार जी, यहां पर देखिए, जिस सालसी की हम बात कर रहे थे, जिस मध्यस्थता पैनल की हम बात कर रहे थे, सभी एक तरह से तैयार हैं अगर इस पर सियासत ना हो। फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि इस पर सियासत अगर ना हो तो यह मसला आसानी से हल हो सकता है। नवीन कुमार जी, सियासत कर कौन रहा भाई? यही तो हम कह रहे हैं, सियासत होनी नहीं चाहिए। अगर सियासत ना हो, सियासत तो 2014 में बीजेपी ने की, अपनी मैनिफेस्टो में इसे अपना एजेंडा बनाया था। 2014 में क्या सियासत है?
मैनिफेस्टो में लाना क्या सियासत है? नहीं, ये अरे आप मैनिफेस्टो में रख रहे हैं तो ये सियासत का हिस्सा नहीं हुआ भाई। मुझे अब्बू भाई ये बताइए कि हम कटिबद्ध हैं अपने वचन पे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए जहां उनका जन्म हुआ। इसमें क्या आपत्ति है? मेरे साथ आज नहीं, अभी तक इस विषय पर अनेकों बार अनेकों चैनलों पर बहुत बड़े फॉलोवर मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हों या फिर मुस्लिम धर्माचार्य हों या फिर जो मुस्लिम संगठनों के नेता हों, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात को मानते हैं कि बनना चाहिए, पर हमारी मस्जिद हम स्थान देने के लिए तैयार हैं। वो बात केवल मध्यस्थता की है, मध्यस्थता से निकल जाए, नथिंग लाइक इट। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। गंगा जमुना तहजीब के तहत भारत के इस पूरे इतिहास में जो अगर कोई फैसला हो जाता है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो अब आपने सुन लिया, तो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट जो खुद पार्टी हैं चक्रपाणी महाराज जी ने बिल्कुल साफ साफ न्यूज़ 18 उर्दू पर कहा उन्होंने कि हम जो भी फैसला होगा इस पैनल का मानने के लिए तैयार हैं। जफर याब जिलानी साहब जो खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आते हैं, उन्होंने तो कहा कि कई बार हम कह चुके हैं कि जो फैसला होगा उसे मानेंगे। तो बात कहां पर रह जाएगी फिर नवीन कुमार जी? तो फिर फैसला तो होने दो, वही तो सब कह रहे हैं। फैसला भी हुआ नहीं और लेकर के तबला लेके खड़े हैं बार बार हम। लेकिन मेरा आत्मविश्वास है और मेरा आत्मविश्वास अपनी जगह पर है ना। मेरे को मालूम है कि मेरा आत्मविश्वास कि हमारे पास जो सबूत मिले हैं, जो हमारा प्रमाण है, उसके आधार पर फैसला हमारे पक्ष में होगा। उसमें क्या गलत है भाई? क्या मैं अपने आत्मविश्वास के तहत, मैं अपने सबूतों के तहत अपनी बात नहीं रख सकता? कैसे कह सकते हैं आप ये कि वहां पे आप है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने 500 साल से कुछ नहीं किया? ये फैसला वो करेगा। लेकिन मेरा आत्मविश्वास है, अब मेरे को जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो मेरे को नहीं मिले, पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, जो भी फैसला है, ठीक है नवीन कुमार जी, लेकिन बार कहता हूं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का बार कुछ स्टेक होल्डर, क्या गलत कहता हूं? नहीं, बार बीजेपी के कुछ लीडर कहते हैं कि कोई भी फैसला आएगा लेकिन बनेगा वहां पर मंदिर ही, उससे कम पर हम राजी नहीं होंगे। तो बात यहां पर बिगड़ जाती है नवीन कुमार जी। भाई बिगड़ी जो है, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि बात बिगड़ी तो बात बिगड़ी तो अभी हुई है। बाल सुलटाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मैं फिर, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। बार बार कह रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं, तो यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है। भगवान श्री राम का मंदिर, यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है नवीन कुमार जी, पाकिस्तान में राम मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा, वही बनेगा। नहीं, तो ये बात तो कांग्रेस भी कह चुकी है कि राम मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा। साहब कांग्रेस की बात मुझसे मत करें अबू भाई। कांग्रेस ने तो यह भी कहा था भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के। कांग्रेस ने तो यह भी कहा था कि 2019 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाजपा के एजेंडे में है। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ कहा है ना। तो मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस समय 130 करोड़ लोग उसके अंदर से जो विश्व भर में हिंदू हैं, जो चाहते हैं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, मैं उसकी बात कर। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, बिल्कुल सीधा सा मेरा सवाल है कि एक तरफ तो चक्रपाणी महाराज जैसे लोग जो पार्टी हैं, या भी जफर याब जिलानी साहब को सुना, या नवीन कुमार जी खुद कह रहे हैं कि जो फैसला आएगा माना जाएगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा। इस तरह की जो हठधर्मी है, इस तरह की जो बातें होती हैं, क्या उससे नुकसान नहीं होगा जो फैसला आएगा उससे? देखिए अबू हुरैरा साहब, बात बिल्कुल क्लियर सी है। अगर अयोध्या में श्री राम का मंदिर कोई बनाना चाहता है तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, किसी मुसलमान को आपत्ति है ना किसी गैर मुसलमान को आपत्ति है। सही। आप शौक से बनाइए। हमारा कहना तो सिर्फ इतना सा है ना कि भाई हमारी मस्जिद की जगह छोड़ के आप भव्य राम मंदिर बनाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, शौक से बनाइए। बल्कि आप बना चुके होते अब तक, हम तो कहते हैं बहुत पहले बना लेना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बनाया। लेकिन अगर आप और हम इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे, बीच में कोई एक नुक्ता ऐसा आके अटक जा रहा है कि जिसमें आप भी अटक रहे हैं, इधर हम भी अटक रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें फैसला करने दीजिए। वो सबूत के आधार पर जो है फैसला कर देगा। और जैसे आपको ये यकीन है कि साहब आपके पास जो कुछ है आपके हक में फैसला आएगा, इसीलिए हमें आपसे दुगना ज्यादा यकीन है, पक्का इस बात का कि चूंकि सारे सबूत हमारे पास हैं
और तमाम सबूतों की दलीलें भी हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए फैसला हमारे पक्ष में आएगा। फिर कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इस पर जो है ना इधर से आप तेज आवाज में बोलिए ना हम बोले, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। और जैसे स्वामी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं, तो आप ही बोल रहे हैं कि मंदिर वहां पर मस्जिद था। मुझे कहने दीजिए, तो मुझे बात कहने दीजिए। हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं, वो अगर एक पॉजिटिव उम्मीद लिए हुए हैं कि हो सकता है कि जो पैनल मध्यस्थता कर रहा है उसकी रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हों कि जो सुप्रीम कोर्ट जब खोल के उनको पढ़ेगा और पढ़ करके किसी नतीजे पर पहुंच सकता है कि शायद दोनों कम्युनिटी बैठ करके या दोनों कम्युनिटी के जिम्मेदार बैठ करके या दोनों तरफ के पक्षकार बैठ करके किसी एक नुक्ते पर एक जगह आकर के कोई फैसला कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस देश के लिए। बिल्कुल। शकील अंसारी साहब, नहीं। बिल्कुल शकील अंसारी साहब, क्या वाकई में मसला, देखिए मसला कुछ नहीं है। अगर मेरा फिर वही सवाल कि सियासत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस बड़ी अजीब सी बात है कि 1993 में आप जाइए तो इस पर कांग्रेस ने सियासत की, और अब इधर आ जाइए तो जो दूसरी पार्टियां इख्तियार में वो एक तरह सियासत कर रही। सियासत ना हो तो चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि मामला हल हो जाएगा, जफरयाब जिलानी साहब ने कहा मामला हल हो जाएगा, सियासत नहीं होनी चाहिए बस। जी ने कहा। तो असल बात यह है कि इसमें फर्क क्या पड़ता है, जो पक्षकार हैं वो लोग जो पार्टी हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, न बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं। तो ये लोग आपस में बैठ के अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने सालिस बहाल किया है उनके साथ बैठ के, अभी तो आखिरी मौका और है, अगर कोई हल हो जाए तो इस देश के और सारी कम्युनिटी के यकजहती के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई न्याय देने वाली संस्था है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो उस पर भरोसा होना चाहिए सभी पक्ष को कि जो फैसला करेगा, जैसे जफरयाब गिलानी साहब ने कहा कि जो फैसला होगा मानेंगे। हमारे भाई भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डे टू डे फैसला करे। उम्मीदें तो अपनी अपनी, जब कोर्ट में केस हम छोटे बड़े लड़ते हैं तो हर आदमी अपनी उम्मीद लेके चलता है। उस उम्मीद के लिए टीवी चैनल पर बहस करने की जरूरत क्या है? वो तो जब कोर्ट के पास सारे सबूत हैं, कोर्ट के पास आर्गुमेंट के लिए आपके वकील, इनके वकील, उनके वकील, सबके वकील हैं, तो वहां तय हो जाएगा। तो इस देश के लिए सबसे अच्छा है कि ये मामला जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके निपटारा कर दिया जाए, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। चक्रपाणी महाराज जी मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, चक्रपाणी महाराज जी, क्या नहीं लगता है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, अब इस मसले को हल होना चाहिए? हाँ, देर तो हुआ है, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ। हमें लगता है कि अब इसका अब पटाक्षेप अब हो जाने वाला है और इसमें जो मध्यस्थता है ये मुख्य भूमिका वो निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो मौका दे दिया गया, पूरी देश की निगाहें नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें सभी पक्षकारों पे भी ये जिम्मेदारी बन गई है और तीनों जजों पे भी, और इनको तय करना बहुत काफी हद तक कार्य हुआ है। और देखिएगा रिपोर्ट जब आएगा तो बहुत ही सुखद होगा और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ही सबने मेहनत किया, सभी पक्षकारों ने कई बार जाकर के, अभी 2 बार अभी और बैठक होने वाली है, तो उससे चल रहा है, अंतिम रूपरेखा बनने वाली है। तो बहुत ही ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया बैठक ने, अभी बैठक होने वाली है, अभी 2 बैठक होने वाली है, तो ये होगा, अंतिम रूप देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगा है, देखिएगा बहुत अच्छे रिपोर्ट आएंगे और बहुत सुखद रिपोर्ट होंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, बस इतना ही कहें। बिल्कुल। नवीन कुमार जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि बहुत इस इशू को लेकर नुकसान हमारे मुल्क को झेलना पड़ा है। क्या नहीं लगता है कि अब इसका एक नतीजा आना चाहिए, एक नतीजे पर ये पहुंचना चाहिए, एक हल मिलना चाहिए लोगों को? ये नतीजा तो अबू भाई बहुत पहले भी आ गया होता, और इसको नतीजे के रास्ते में कौन कौन रोड़ा बना सब जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर किसको विश्वास है किसको नहीं वो सब जानते हैं ना। हमको तो संविधान में पूरा विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है। मतलब जो फैसला आएगा उसमें वो रोड़ा नहीं अटकाएगी बीजेपी उसमें रोड़ा नहीं अटकाएगी। हमने तो अभी तक कोई रोड़ा नहीं अटकाया ही नहीं भैया, एक भी नहीं अटकाया। मतलब जो भी फैसला आएगा वो एक तरह से कबूल होगा। सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को एक्सेप्ट करेंगे, फैसले को से पलटा था। कांग्रेस ने शुरुआत की थी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने की, जी। हमने नहीं की थी क्या?
हमसे बात कर रहे हैं लगातार। इसी मामले के अंदर सुनवाई जब चीफ जस्टिस कर रहे थे, उनके खिलाफ महाभियोग हम लेकर के नहीं आए थे, कांग्रेस लेकर के आई थी। ठीक है, मैं भूषण जी, मैं एक चीज और बहुत मुख्तसर में आप समझना चाह रहा हूं कि 31 तारीख और उसके बाद 2 तारीख, अब जब सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट सिटिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग होगी, तो क्या जो रिपोर्ट पैनल ने जमा की है, क्या उसके ऊपर चर्चा होगी? क्या उस रिपोर्ट को आम किया जाएगा? अब आगे प्रोसेस क्या कुछ हो सकता है? प्रज्ञा जी, लास्ट कमेंट। बिल्कुल अभी जहां तक लगता है कि सबसे पहले रिपोर्ट पे ही चर्चा होगी कि रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष निकला है। अगर रिपोर्ट का कोई पॉजिटिव निष्कर्ष आता है तो फिर दोनों पक्षकारों से ये पूछा जाएगा कि क्या वो इस जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कंसिलिएशन हो रहा है, क्या उस पे एग्री करते हैं। अगर वो उस पे एग्री करते हैं तो उसकी मॉडलिटीज तय की जाएंगी कि उस कॉम्प्रोमाइज को आगे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। अगर वो उस पे कॉम्प्रोमाइज पे रेडी हो जाते हैं तो दोनों पक्षकारों के साइन होके और उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन अगर रेडी नहीं होते हैं तो कोर्ट को यह फैसला लेना होगा कि ऑन मेरिट्स अब केस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अब देखना ये बहुत अहम होगा कि आने वाली तारीखों में जब इस पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ रुख इस मामले का होगा, क्योंकि पूरे मुल्क की निगाहें एक तरह से इस मामले पर लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस निहायत हसास मामले का अब कुछ हल निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज जी अपना कीमती वक्त देने के लिए, प्रज्ञा भूषण जी, नवीन कुमार जी, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब और शकील अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।